सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार वह रोई नहीं, शांत थी, जैसे वध स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका द ओल्ड स्ट्रीट में। ओल्ड स्ट्रीट में मैं आपको सुनाती हूँ कहानियाँ, और आज आप सुन रहे हैं गुनाहों के देवता का उपन्यास का आगे का भाग। गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। यह बहुत ही फेमस उपन्यास है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। यह एक प्रकार की लव स्टोरी है, बहुत सारे इमोशन के साथ। बड़ी ही यूनिक टाइप की लव स्टोरी है, इसलिए ये उपन्यास बहुत ही ज़्यादा खास है। इसके कुछ पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, अभी इसका आगे का पार्ट मैं अपलोड करने वाली हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको मदद मिले जानने में कि इस चैनल पे मैं किस तरह की कहानियाँ अपलोड करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, नीचे कमेंट करके मुझे अपनी फीडबैक और बातें भी बताइएगा। चलिए मैं बिना देर के उपन्यास के भाग को आगे बढ़ाती हूँ। जब तक आसमान में बादल रहते हैं तब तक झील में बादलों की छाह रहती है। बादल के खुल जाने के बाद कोई भी झील उनकी छाह को सुरक्षित नहीं रख पाती। जब तक सुधा थी, चंदर की जिंदगी का फिर एक बार उल्लास और उसकी ताकत लौट आई थी। सुधा के जाते ही फिर वह सब कुछ खो बैठा। उसके मन में कोई स्थायित्व नहीं रहा। लगता था जैसे कि वह जलागार में बहुत गहरा है, लेकिन जिसमें हर चांद, सूरज, सितारे और बादल की छाह पड़ती है, और उनके चले जाने के बाद फिर वह प्रतिबिंब ढो डालता है, बदलकर फिर वैसा ही हो जाता है। कोई भी चीज़ पानी का रंग नहीं पाती, उसे छू नहीं पाती। हाँ, लहरों में उनकी छाया का रूप विकृत जरूर हो जाता है। चंदर को चारों ओर की दुनिया सहज गुजरते हुए बादलों का निस्सार तमाशा सी लग रही थी। कॉलेज की चहल पहल, ढलती हुई बरसात का पानी, थीसिस और डिग्री, बोर्डली का पागलपन और पम्मी के खत, ये सभी उसके सामने आते और सपनों की तरह गुजर जाते। कोई चीज़ उसके हृदय को छू नहीं पाती। ऐसा लगता था कि चंदर एक खोखला व्यक्ति है जिसमें सिर्फ एक सापेक्ष अंतःकरण मात्र है, कोई निष्पेक्ष आत्मा नहीं, और हृदय भी जैसे समाप्त हो गया है। एक जलहीन हल्के बादल की तरह वह हवा की हर झोंके पर तैर रहा था, लेकिन टिकता कहीं भी नहीं था। उसकी भावनाएं, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण, उसका सब कुछ सो गया था, और वह जैसे नींद में चल फिर रहा था, नींद में सब कुछ कर रहा था। जाने के 8-9 बजे के बाद सुधा का खत आया। मेरे भाग्य, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आई हूँ उससे मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। अपने को तो मैं बेच चुकी, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक चुकी। तुम्हारी रोशनी को ही देखकर कुछ संतोष है। मेरे दीपक, तुम बुझना मत। मेरे दीपक, तुम बुझना मत। तुम्हें मेरे स्नेह की लाज है। मेरी जिंदगी का नर्क फिर मेरे अंगों में भिदना शुरू हो गया है। तुम कहते हो जैसे हो निभाह करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उसे निभाह नहीं किया तो यह तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निभाह करूंगी, लेकिन मैं फिर कैसे संभालूं खुद को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं। नफरत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे तैसे अपना सुख दुख भूल जाती हूँ, लेकिन अब तो जिंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है। लगता है तुम्हें भी मुझसे खींचकर अलग कर देगा, लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तुम मुझे अब अपने हृदय से दूर न करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद के सहारे ही मैं इस नर्क को झेलने में समर्थ हूँ। तुम मुझे कहीं छुपा लो, मैं क्या करूँ? मेरा अंग अंग मुझे व्यंग कर रहा है। आंखों की नींद खत्म है। पाँवों में इतना तीखा दर्द है कि कुछ कह नहीं सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगता है, कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वो बरेली गए हैं तो लगता है मैं आदमी हूँ। तभी तुम्हें लिख रही हूँ, तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें ना लिखूं, लेकिन बिना बताए मन नहीं मानता। मेरे अपने, तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि फूल में कीड़े भी होंगे। अच्छा, आप माँ जी बुला रही हैं, चलती हूँ। देखो, अपने किसी खत में इन सब बातों का जिक्र मत करना और इसे फाड़ कर फेंक देना। तुम्हारी अभागिनी सुधा।
चंदर को खत मिला तो एक बार जैसे उसकी मूर्छा टूट गई। उसने खत लिखा और बिनती को बुलाया। बिनती हाथ में साग और डलिया लिए आई और पास बैठ गई। चंदर ने वह खत बिनती को दे दिया। बिनती ने पढ़ा और चंदर को वापस दे दिया और चुपचाप तरकारी काटने लगी। वह उठा और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद बिनती चाय लेकर आई और चाय रखकर बोली, आप दीदी को कब खत लिख रहे हैं? मैं नहीं लिखूंगा, चंदर बोला। क्यों? क्या लिखूं बिनती को समझ में नहीं आता, कुछ झल्ला कर चंदर ने कहा। बिनती चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद चंदर बड़े मुलायम स्वर में बोला, बिनती, एक दिन तुमने कहा था मैं देवता हूँ, तुम्हें मुझ पर गर्व है। आज भी तुम्हें मुझ पर गर्व है? पहले से ज़्यादा, बिनती बोली। अच्छा, ताजुब है, चंदर बोला। अगर तुम जानती कि आजकल कभी कभी मैं क्या सोचता हूँ तो तुम्हें ताजुब होता। मैं जानती तो सुधा के इस खत से मुझे ज़रा भी दुख नहीं होता, सिर्फ झलझलाहट ही हुई है। मैं सोच रहा था कि क्यों सुधा इतना स्वांग भरती है, दुख और अंतर्द्वंद का। किस लड़की को यह सब पसंद नहीं? किस लड़की के प्यार में शरीर का अंश नहीं होता? लाख प्रतिभाशालिनी लड़कियां हो, लेकिन अगर वह किसी को प्यार करेंगी तो उसे अपनी प्रतिभा नहीं देंगी, अपने शरीर ही देंगी। और यदि यह अस्वीकार कर लिया तो शायद प्रतिहिंसा से तड़प भी उठेंगी। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि सेक्स ही प्यार है, प्यार का मुख्य अंश है। बाकी सभी कुछ उसकी तैयारी है, उसके लिए एक समुचित वातावरण और विश्वास का निर्माण है। जाने क्यों मुझे इस सब से बहुत नफरत हो जाती है। अभी तक मैं सेक्स और प्यार को दो चीज़ें समझता था। प्यार पर विश्वास करता था, सेक्स से नफरत करता था। अब मुझे दोनों एक ही चीज़ें लगती हैं और जाने कैसे अरुचि सी हो गई है ज़िंदगी से। तुम्हारी क्या राय है बिनती? मेरी? अरे हम बेपढ़े लिखे आदमी, हम क्या बात करेंगे आपसे। लेकिन एक बात है, ज़्यादा पढ़ना लिखना अच्छा नहीं होता। क्यों? चंदर ने पूछा। पढ़ने लिखने से ही आप और दीदी जाने क्या क्या सोचते हैं। हमने देहात में देखा है, वहाँ लड़कियाँ समझती हैं कि उन्हें क्या करना है, इसलिए कभी इन सब बातों पर अपना मन बिगाड़ती नहीं। बल्कि मैंने तो देखा है सभी शादी के बाद मोटी होकर आती हैं, और दीदी अब छोटी नहीं है कि उनकी ऐसी तबीयत खराब हो जाए। यह सब मन में घुटने का नतीजा है। जब यह होना ही है तो क्यों दीदी दुखी होती है? उन्हें तो और मोटी होना चाहिए, बिनती बोली। इस समस्या का सरल सा समाधान सुनकर चंदर को हंसी आ गई। अब तुम ससुराल जा रही हो, मोटी होकर आना। धत, आप तो मजाक करने लगे। लेकिन बिनती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम होती हो। अभी तक यह विद्वता कहाँ छुपा रखी थी? नहीं, आप मजाक न बनाइए। मैं सच बताऊं कि देहाती लड़कियां शहर की लड़कियों से ज़्यादा होशियार होती हैं इन सब मामलों में। सच? चंदर ने पूछा। वह गांव की ज़िंदगी को बेहद निरीह समझता था। हाँ और क्या, वह इतना दुराव, इतना गोपन नहीं है। सभी कुछ उनके जीवन का उन्मुक्त है, और ब्याह के पहले ही वहाँ लड़कियाँ सब कुछ। अरे नहीं, चंदर ने बेहद ताजुब से कहा। लो, यकीन नहीं होता आपको? मुझे कैसे मालूम हुआ इतना? मैं आपसे कुछ छिपाती नहीं। वहाँ तो सब लोग इसे इतना स्वाभाविक समझते हैं जितना खाना पीना, हंसना बोलना। बस लड़कियाँ इस बात में सचेत रहती हैं कि किसी मुसीबत में ना फंसें। चंदर चुपचाप बैठा चाय पीता रहा। आज तक वह जिंदगी को कितना पवित्र मानता था, लेकिन जिंदगी तो कुछ और ही है। जिंदगी अब भी वही है जो सृष्टि के आरंभ में थी। और दुनिया कितनी चालाक है, कितना भुलावा देती है। अंदर से मन में जहर छिपाकर भी होठों पर कितनी अमृतमयी मुस्कान झलझलाती है। यह बिनती जो इतनी शांत, संयत और भोली लगती थी, इसमें भी ये सब गुण भरे हैं। इस दुनिया में चंदर ने जिंदगी को परखने में कितना बड़ा धोखा खाया है। जिंदगी यह है, मांसलता और प्यास, और उसके साथ साथ अपने को छुपाने की कला। वह बैठा बैठा सोचता रहा। सहसा उसने पूछा, बिनती, तुम भी देहात में रह चुकी हो और सुधा भी। तुम लोगों की जिंदगी में वह सब कभी आया? बिनती क्षण भर चुप रही, फिर बोली, क्यों, क्या नफरत करोगे सुन के? नहीं बिनती, जितनी नफरत और अरुचि दिल में आ गई थी उससे ज़्यादा आ सकती है भला? बताना चाहो तो बता दो। अब मैं ज़िंदगी को समझना चाहता हूँ, वास्तविकता के स्तर पर। चंदर ने गंभीरता से पूछा। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, न अब छुपाऊंगी। पता नहीं क्यों दीदी से भी ज़्यादा आप पर विश्वास जमता जा रहा है। सुधा दीदी की ज़िंदगी में तो यह सब नहीं आ पाया। वे बड़ी विचित्र सी थी, सबसे अलग रहती थी और पढ़ती थी और कमल के पोखरे में फूल तोड़ती थी बस। मेरी ज़िंदगी में
चंदन ने चाय का प्याला खिसका दिया। जाने किस भाव से उसने बिंती के चेहरे की ओर देखा। वह शांत थी, निर्विकार थी और बिना किसी हिचक के कहती जा रही थी। चंदर चुप था। बिंती ने अपने पाँव से चंदर के पाँव की उंगलियों को दबाते हुए कहा, क्या सोच रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? जाने दो, मैं नहीं सुनूंगा। लेकिन तुम मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो? चंदन ने पूछा। जाने क्यों? यहाँ आकर मैंने दीदी के साथ आपका व्यवहार देखा, फिर पम्मी वाली घटना हुई। मेरे तन मन में एक विचित्र सी श्रद्धा आ गई आपके लिए। जाने कैसी अरुचि मेरे मन में थी दुनिया के लिए। आपको देखकर मैं फिर स्वस्थ हो गई। ताजुब है, मेरे मन की अरुचि दूर हो गई दुनिया के प्रति और मेरे मन की अरुचि बढ़ गई। कैसा अंतर विरोध है मन की प्रतिक्रियाओं में। एक बात पूछूं बिंती, तुम मेरे इतने समीप रही हो, सैकड़ों बार ऐसा हुआ होगा कि मेरे विषय में तुम्हारे मन में शंका पैदा होती होगी। तुम सैकड़ों बार मेरे सिर पर अपना वक्ष रखकर मुझे सांत्वना दे चुकी हो। तुम मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन तुम जानती हो मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। फिर यह सब क्या है, क्यों है? बिंती चुप रही। पता नहीं क्यों है, पता नहीं क्या है। मुझे इसमें कोई पाप नहीं दिखा, और कभी दिखा भी तो मन ने कहा कि आप इतने पवित्र हैं, आपका चरित्र इतना ऊंचा है कि मेरा पाप भी आपको छूकर पवित्र हो जाएगा। लेकिन बिंती, बस। बिंती ने चंदर को टोक कर कहा, इससे अधिक आप कुछ मत पूछिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चंदर चुप हो गया। चंदर जितना सुलझाने का प्रयास कर रहा था, चीज़ें उतनी ही उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंदर के सामने रखा था, बिंती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई। कौन सच है, कौन झूठ, वह किसका तिरस्कार करे, किसको स्वीकार करे। अगर सुधा गलती पर है तो चंदर का जिम्मा है। चंदर ने सुधा की हत्या की है, लेकिन कितनी भिन्न है दोनों बहनें। बिंती कितनी व्यवहारिक, कितनी यथार्थ संयत, और सुधा कितनी आदर्श, कितनी कल्पनामयी, कितनी सूक्ष्म, कितनी ऊंची, कितनी सुकुमार और पवित्र। जीवन की समस्या के अंतर विरोध में जब आदमी दोनों पक्ष को समझ लेता है, तब उसके मन में एक ठहराव आ जाता है। वह भावनाओं से ऊपर उठकर स्वच्छ बौद्धिक धरातल पर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगता है। चंदर अब भावनाओं से हटकर जिंदगी को समझने की कोशिश करने लगा था। वह अब भावनाओं से डरता था। भावनाओं के तूफान में इतनी ठोकरें खाकर अब उसने बुद्धि की शरण ले ली थी, और एक पलायनवादी की तरह भावना से भागकर बुद्धि की एकाग्रता में छुप गया था। कभी भावुकता से नफरत करता था, अब वह भावना से ही नफरत करने लगा है। इस नफरत का भोग सुधा और बिंती दोनों को ही भुगतना पड़ा। सुधा को उसने एक भी खत नहीं लिखा, और बिंती से एक दिन भी ठीक से बातें नहीं की। और जब भावनाओं और सौंदर्य के उपासक को बुद्धि और वास्तविकता की ठेस लगती है, तब वह सहसा कटुता और व्यंग से उबल उठता है। इस वक्त चंदर का मन भी कुछ ऐसा ही हो गया था। जाने कितने जहरीले कांटे उसकी बावड़ी में उगाए थे, जिन्हें वह कभी भी किसी को चुभाने से बाज नहीं आता था। एक निर्मम निरपेक्ष से वह अपने जीवन की सीमा में आने वाले हर व्यक्ति को कटुता के जहर से अभिषिक्त करता चलता था। सुधा को वह कुछ नहीं लिख सकता था, पम्मी यहाँ थी नहीं। ले देकर बची अकेली बिंती, जिससे इन जहरीले बाड़ों का सामना करना पड़ता था। सितंबर बीत रहा था और अब वह गांव जाने की तैयारी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने दिसंबर तक की छुट्टी ले ली थी और वह भी गांव जाने वाले थे। शादी के महीने भर पहले ही उनका जाना ज़रूरी था। और यहाँ पे मैं ये कहानी रोक रही हूँ। कहानी को आगे कंटिन्यू करूँगी इसके अगले पार्ट में। जुड़े रहिएगा द ओल्ड स्ट्रीट से।